करेगा। तो ये जो सरकारें हैं किसी की भी, ये सरकारें चाहती हैं कि गरीब गरीब बना रहा है, वो अगले दिन अगर सोचे भी तो रोटी के लिए सोचे, वो सोचे भी तो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, फीस के लिए सोचे, वो सोचे भी तो अपने बच्चों के इलाज के लिए सोचे, वो सोचे भी तो मकान बनाने के लिए सोचे। उसके पास इतना पैसा ना पहुंचे कि उसको सुविधाएं मिल जाएं, और अगर सुविधाएं मिल जाएंगी तो वो फिर सवाल करेगा, अपने हिस्से के अधिकार मांगेगा। उनके क्या हिस्से के अधिकार आपको ना देने पड़े, इसलिए इनको रोटी में उलझा के रखो। देखो, हम यहां गुलाम पैदा जरूर हुए होंगे, लेकिन गुलाम मरेंगे नहीं, क्योंकि जिस समाज को गुलामी की आदत पड़ जाती है, जिस समाज को मुफ्त में खाने की आदत पड़ जाती है, जैसे सरकार देती है ना 2 रुपए किलो चावल, 1 रुपए किलो चावल, 4 रुपए किलो चावल, जिस समाज को मुफ्त में खाने की आदत पड़ जाती है, वो समाज कभी क्रांति नहीं कर सकता है। और जो समाज क्रांति नहीं कर सकता है, वो कभी शासक नहीं बन सकता है। और जो समाज शासक नहीं बनेगा, उसको ना न्याय मिलेगा ना अधिकार मिलेगा। और जिस समाज के पास शासक जिम्मेदारी नहीं होगी, शासक वर्ग जो समाज नहीं होगा, उनकी बहन बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार जारी रहेगा, उनका सामाजिक बहिष्कार भी होगा, मूछे रखने पे उनकी हत्याएं भी होंगी, घोड़ी पे चढ़ने पे उनको बेइज्जत भी किया जाएगा, आगे बढ़ने पे उनके रास्ते रोके भी जाएंगे, उनको जो है तमाम तरह से तड़फाया जाएगा, पिछाड़ा जाएगा। ये उन लोगों के साथ होगा जो शासक वर्ग नहीं होंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस दिन वोट का अधिकार आपको दिलाया ना, 1 वोट 1 वैल्यू, राष्ट्रपति की वोट का भी वही कीमत है, और आप गरीब आदमी की वोट की भी वही कीमत है, मेरी माँ बहनों की वोट की भी वही वैल्यू है। तो जब उन्होंने वोट का अधिकार दिलाया तो उन्होंने हंसते हुए पता है क्या कहा, कि आज मैंने रानी का पेट काट दिया, आज मैंने रानी का पेट चीर दिया है, आज के बाद राजा जो है वो आपकी वोट से तैयार होगा। तो भारत के अंदर और उड़ीसा में 90% बहुजन समाज के लोग, जो SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं, उनका राज आएगा। मगर राज तो आपका नहीं आया भाई। क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया क्योंकि राज को छीनने की चेतना आपके अंदर जागरूक नहीं हुई। राज होता क्या है? राज होता है इस देश पे आपका हक अधिकार, इस देश के सिस्टम पे आपका हक अधिकार, और वो मांगने से नहीं मिलेगा। आप सोचिए, जो अधिकार आप पे छीन गए हैं, उनको वापस लेने के लिए आपको आंदोलन करना पड़ता, कुर्बानी देनी पड़ती है। आप राज व्यवस्था छीनने की बात कर रहे हैं, आप सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, इसमें तो तमाम मुसीबतें हैं। ये लोग आपकी हत्याएं भी करेंगे, आप पे झूठे मुकदमे भी करेंगे, आपकी सभाएं भी कैंसिल कराएंगे, आपको पीटेंगे भी। तो मांगने से तो राज नहीं मिलेगा, राज को छीनने के लिए लड़ना पड़ेगा, और लड़ने के लिए भाई पढ़ना पड़ेगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? पहले अपनी पढ़ाई को मजबूत करो, और पढ़ाई को मजबूत करके इस देश में जो राज व्यवस्था है, जहां गरीब का बेटा भी नेता बन सकता है। क्या तुम में से कोई गरीब का बेटा नेता बना? बताओ, बना या नहीं बना? क्यों नहीं बना? आपका भाई नहीं खड़ा है क्या आपके सामने? ये भी तो आपके तरह गरीब का बेटा है। देखो सुनो, मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर थे, और उनको नौकरी मिली बाबा साहब के दिए गए आरक्षण से। अगर आरक्षण ना होता तो आज चंद्रशेखर ना होता। तो जब मेरे पिताजी को नौकरी मिली तो उन्होंने अपनी सारी ताकत मुझे पढ़ाने पे लगाई, और जब मैं पढ़ा, मैंने मूवमेंट को जाना, मैंने महापुरुषों का इतिहास पढ़ा, मैंने लाठियां खाई, जेल झेली, लेकिन जब मैंने 16 महीने पहली बार जेल काटी ना, मैं हर एक रात ये जाग के जो है ना सोचा करता था कि मुझे कभी मौका मिलेगा तो मैं ये गुलामी अपने लोगों की काट दूं, जड़ से काट दूं ये गुलामी, जो गुलामी हमारे लोगों पे थोपी गई है, जिस गुलामी की वजह से हमारे लोग आज भी रोटी रोटी के मोहताज। देखिए, हर एक दिन मैंने सोच के काटा कि मैं मौत से नहीं डरता हूं भाई, मैं जेल से नहीं
में से नहीं डरता हूं। मैं तो मुख्यमंत्री कहता हूं कि अगर हमारे लोगों पर अत्याचार होगा तो 2 अप्रैल जैसा आंदोलन यहां उड़ीसा में भी कर दूंगा, तुम जेल बड़ी करके रखना। क्योंकि मेरे ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है, इसलिए उड़ीसा कम आता हूं। मैं पहली बार उड़ीसा भले आया, लेकिन आखिरी बार नहीं आया हूं भाई। मैं बार बार उड़ीसा आऊंगा, क्योंकि आज आपने साबित कर दिया कि उड़ीसा के लोग परिवर्तन चाहते हैं। तो जब मैं जेल में था तो रोज ये सोचा करता था कि भाई ये कैसी जिंदगी है, जहां ना तो बोलने का अधिकार है, ना ही घूमने का अधिकार है, ना ही चलने का अधिकार है, ना ही जो है वो अधिकार जो संविधान देता है वो अधिकार है। तो भाई ये कैसी जिंदगी, तो गुलामी है। तो मैंने कहा भाई ये गुलामी जो है काटनी, इसके लिए घर घर जाके लोगों को तैयार करना है। तो मैं तो धन्यवाद देता हूं यहाँ की टीम का, हमारे माननीय अध्यक्ष जी और उनके तमाम जिम्मेदार साथी, हमारी महिला नेत्री, हमारे इस मंच पे जो बैठे जिम्मेदार लोग हैं, मैं उन सबका धन्यवाद देता हूं कि उनकी मेहनत की वजह से उड़ीसा में आने का मुझे मौका मिला। अब मैं आपको बताता हूं लोकतंत्र होता क्या है, राज व्यवस्था में क्या क्या गारंटी जो है आपकी है। मेरी बात को गौर से सुनना अध्यक्ष जी, आप भी। ये लड़ाई जो है ना, ये सिर्फ रोटी कपड़ा मकान की नहीं है, ये लड़ाई है स्वाभिमान की, ये लड़ाई है सम्मान की, ये लड़ाई है हक अधिकार की, और ये लड़ाई है इस देश में अपनी हुकूमत की, अपने राज की। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के अंदर आपको 8 चीजों की गारंटी दी, याद रखना मेरी बात को। और यहाँ सरकार के लोग भी हैं, मैं तो जानता हूं आईबी के लोग भी होंगे, इंटेलिजेंस के लोग भी होंगे, LIU के लोग भी होंगे। 8 चीजों की गारंटी जो है ना, मीडिया के लोग भी हैं, सरकार देती है। सुनना चाहोगे क्या क्या गारंटी है? कितने लोग सुनना चाहते हैं? हाथ खड़े करके बताएं। चलो सुनो फिर। भारतीय संविधान में 8 गारंटी आपको मिली है कि जिसकी सरकार बनेगी वो उस प्रदेश में रहने वाले अंतिम व्यक्ति को भी ये देगी। क्या? रोटी, कोई भूखा नहीं रहेगा, सरकार की जिम्मेदारी। कपड़ा, कोई ऐसा नहीं रहेगा जिसके तन पे कपड़ा ना हो, सरकार की जिम्मेदारी। मकान, कोई ऐसा नहीं रहेगा जिसके सर पे छत ना हो, सरकार की जिम्मेदारी। चिकित्सा, कोई भी एक आदमी अच्छा ना इलाज मिलने का किसी की जान नहीं जाएगी, सबको मुफ्त में इलाज मिलेगा, ये जिम्मेदारी सरकार की। शिक्षा, हर व्यक्ति को शिक्षा मिलेगी, किसकी जिम्मेदारी? सरकार की। बेहतर से बेहतर शिक्षा। आज अगर मैं यहां बोल रहा हूं ना, तो शिक्षा की बदौलत। रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा। क्या? अंतिम व्यक्ति को भी सुरक्षा देगी सरकार। कोई किसी पे अन्याय अत्याचार नहीं कर सकता, जो करेगा वो जेल जाएगा, उसको सजा होगा। और ये पुलिस व्यवस्था इसीलिए, समझ रहे हो, ये आप पे अत्याचार करने के लिए नहीं है, सरकार की चाटुकारिता करने के लिए नहीं है। इनको तनख्वाह इसलिए मिलती है कि आपकी सुरक्षा करें। 7वीं गारंटी, रोजगार। हर व्यक्ति के जीवन को अच्छा बनाने के लिए सरकार रोजगार देगी, और रोजगार नहीं देगी तो रोजगार भत्ता देगी। आप जानते हैं अमेरिका में हर व्यक्ति को 1,75,000 रुपए रोजगार भत्ता मिलता है जब तक नौकरी नहीं मिलती, और जब सरकार नौकरी देती है तो फिर भत्ता नहीं देती। क्या आपको सरकार भत्ता देती है? क्या सरकार आपको नौकरी देती है? 8वीं गारंटी, न्याय। हर व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है कि उसे न्याय मिलेगा, लेकिन क्या न्याय यहां मिल रहा है? कोर्ट जाओगे तो हाई कोर्ट के लिए आपको वकील करना पड़ेगा, वो 1 लाख रुपए फीस लेगा। गरीब व्यक्ति कैसे जाएगा कोर्ट भाई? हाँ, ये कह रहे हैं पीछे जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो सुनो, हमारा झंडा और डंडा दोनों बहुत मजबूत है, याद रखना मेरी बात को। देखो, तुम मेरी एक मदद करा दो, ये 8 गारंटी हम उड़ीसा के हर व्यक्ति को देंगे, 8 की 8 गारंटी। लेकिन उसके लिए आप घर घर जाके तैयार करवा दो कि लोगों को वोट की वैल्यू समझाओ। वोट का अधिकार बिकने के लिए नहीं मिला है, वोट का अधिकार मुफ्त में कुछ मिल जाए उसे लेने के लिए नहीं मिला है। वोट का अधिकार मिला है गुलामी से मुक्ति के लिए। कौन सी गुलामी? वो गुलामी जो भेदभाव करती है, वो व्यवस्था जो हमें नीच बताती है, वो व्यवस्था जो हमारे अधिकार छीनती है, जो हमारा सामाजिक बहिष्कार कराती है, वो व्यवस्था जो हमें गरीबी के कारण जो है अपमानित करती है, उस व्यवस्था को बदलने में मदद करा दो। अगर आप मदद का वादा करते हैं
जो लोग यहाँ बैठे हैं वो भी, और जो लोग सामने बैठे हैं वो भी। तो मैं गारंटी देता हूं कि आपकी तमाम तरह की परेशानियां, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा पॉलिटिक्स इज द मास्टर की, सभी समस्याओं की चाबी है सत्ता। अगर सत्ता आपके हाथ में आएगी पॉलिटिक्स द मास्टर की, तो आपकी सारी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। अगर सत्ता आपकी होगी तो ये मंच बहुत बढ़िया बनेगा और हर व्यक्ति कुर्सी पे बैठेगा और हर व्यक्ति के लिए एसी लगा होगा। अगर सरकार आपकी होगी, सरकार आपकी नहीं होगी तो आप भी धूप में रहोगे, मैं भी धूप में रहूंगा। समझ रहे हो? ये लड़ाई रोटी कपड़ा मकान की नहीं है, ये लड़ाई हिस्सेदारी की, हकदारी की, कि आपका राजा, आपके हाथ में सरकार आए, आप लोगों को चलाएं, लोगों के लिए व्यवस्था करें, ऐसा राज स्थापित करें कि कोई किसी पे जुट जाती ना हो। जैसे हमने तो बेगमपुरा राज संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज ने 600 साल पहले लिखा। कौन सा राज? बेगमपुरा राज। उन्होंने कहा ऐसा चाहूं राज में जो मिले सबन्नु अन्न, और छोट बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। कैसा राज? जहां सभी को तमाम तरह की सुविधाएं हों, जो मैंने गारंटियां दिया है वो गारंटियां हो सबके पास, सबको रोजगार मिले, सबको न्याय मिले, कोई भेदभाव ना हो, किसी में डर का माहौल ना हो, ना चोरी का, ना हत्या, कोई डर ना हो, सब प्रेम भाईचारे से रहे। लेकिन सुनो, कमजोर और ताकतवर में कभी समझौता नहीं होता। जो लोग ताकतवर है वो कभी आपको इंसान नहीं मानेंगे, और आप अपने अगर आपको इंसान बना के रखना चाहते हैं तो इनसे सत्ता छीन लो, अपने हिस्से की सत्ता जो है इनसे छीन लो, और छीन के जो है अपने गरीब लोगों के कदमों में डाल दो। ये सत्ता एक जाति नहीं ले सकती है, इसलिए आपको चाहिए बहुजन समाज बनाना, आपको चाहिए दलित समाज की सभी जातियों को जोड़ना। क्या दलित समाज की जातियों में आपस में झगड़ा है? लेकिन मुझे तो उड़ीसा में बताया गया कि भाई दलित समाज के लोग आपस में एकजुट नहीं है। तो जो भीम आर्मी के लोग हैं, जो आजाद समाज पार्टी से प्यार करते हैं, जो अपने गुरुओं महापुरुषों से प्यार करते हैं, क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें कहा कि भेदभाव करें? नहीं कहा ना। तो आप लोग क्यों भेदभाव करते हो? कल आज से ही अपने भाईचारे को मजबूत करो। समझ रहे हो? शेड्यूल कास्ट के लोग, दलित जाति के लोग आपसी भाईचारा मजबूत करें। जितनी भी जातियां हैं अध्यक्ष जी, उन सब जातियों से एक एक व्यक्ति लीजिए और घर घर जाके सब लोगों को जगाने का काम कीजिए, भाईचारा मजबूत कीजिए। बिना भाईचारे के कुछ नहीं होगा। और जब दलित समाज के लोग एकजुट हो जाएंगे तो पिछड़े वर्ग के लोगों में, जो बिल्कुल हमारी तरह सताए गए, जिनको वर्ण व्यवस्था में शूद्र कहा गया, जिनको कोई अधिकार नहीं था, उनको एकजुट करने का काम कीजिए, उनका नेता तैयार कीजिए, उनकी लड़ाई लड़िए, उनको हिस्सेदारी की बात कीजिए। और हमारे माइनॉरिटी के जो भाई यहाँ मंच पे भी हैं, जो हमें लेके गए एपीजे अब्दुल कलाम साहब की स्टैचू के पास, जहां हमने माल्यार्पण करा, अपने माइनॉरिटी समाज के लोगों को भी जोड़िए। देखिए, अगर आपको सत्ता प्राप्त करनी है तो ये सारे काम तो आपको करने पड़ेंगे, आपको निकलना पड़ेगा घर से, आपको स्वार्थ छोड़ना पड़ेगा। अगर आप रोटी रोजी से कमाना चाहते हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि आप कुछ और काम देख लें। अगर आप यहाँ से उन नेताओं की तरह, जिन्होंने पहले अच्छे अच्छे भाषण देकर लोगों को लूटने का काम किया, ऐसे नेता बनना चाहते हैं तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आप भीम आर्मी को छोड़ दें। क्योंकि यहाँ जो है, ये लड़ाई जो है मान सम्मान की, भाईचारे की है, और उन लोगों के लिए है जिनको आज भी अधिकार नहीं मिले हैं। आपको जिम्मेदारी दी गई है कि आप उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ें। आप ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि मैं भी बदनाम हो जाऊं। समझ रहे? ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि लोगों का विश्वास मेरे प्रति भी कमजोर हो, क्योंकि मैं आपका ना बिकने वाला भाई हूं, मैं आपका नेता नहीं हूं। मैं आपका वो भाई हूं जिसने गरीबी से निकल के अपनी मेहनत के दम पे दुनिया के अंदर टाइम्स मैगजीन में अपना नाम तैयार करवाया आप लोगों के बदौलत। दुनिया के अंदर 193 देश हैं। कितने देश हैं? और भारत, पूरी दुनिया से 100 लोग, और भारत की आबादी 136.64 करोड़, यानी कि 137 करोड़। उनमें से सिर्फ आपका खून, आपका अपना व्यक्ति, जिसको दुनिया ने माना कि ये व्यक्ति जो है भविष्य को साकार कर रहा, आने वाले कल का सबसे बड़ा नेता बनेगा। लेकिन क्योंकि जाति व्यवस्था यहाँ है, उन लोगों को बहुत तकलीफ हुई, उनको तकलीफ हुई मेरी बात करते हुए, तो वो तो पता नहीं क्या क्या दिखाते, मैं उनकी परवाह नहीं करता हूँ। अब मुझे लगता है कि किसान भी आंदोलन में है, मजदूर भी आंदोलन में है, गरीब भी आंदोलन में है, बीमा कर्मी भी आंदोलन, बैंक कर्मी भी आंदोलन में है।
सरकार जो सेंटर में बैठी है ये निजीकरण कर रही है, डर के आपसे सीधा आरक्षण नहीं खत्म कर रही है। 2 अप्रैल को जब आप सड़कों पे आए तो सरकार डर गई। सुप्रीम कोर्ट से आपका जो छीनने का प्रयास था SC ST एक्ट उसको वापस कराया, समझ रहे हो? तो अब ये पिछले दरवाजे से निजीकरण करके सरकारी डिपार्टमेंट खत्म कर रहे हैं। कल पुलिस भी प्राइवेट हो जाएगी, ये लोग भी हमारे आंदोलन में आ जाएंगे, देख लेना, मेरी बात को याद रखना। इनकी भी नौकरियां चली जाएगी। ये क्या करेंगे, ये भी हमसे कहेंगे कि भैया हम भी आपके साथ हैं, तो हम आपका भी साथ देंगे। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, जैसे बैंक कर्मी भी आंदोलन में आए, बीमा कर्मी आंदोलन में आए, नौजवान रोजगार नहीं आंदोलन में आए, किसान आंदोलन में है, तो इसकी सबसे बड़ी समस्या पता क्या है? सरकार क्यों नहीं डर रही? वो ईवीएम से वोट की चोरी कर रहे हैं। और मैंने तय किया कल 2 अप्रैल के आंदोलन के दिन इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए, कुर्बानी के जज्बे को जिंदा रखते हुए, अपने शहीदों के सपनों को याद रखते कि एक तो सबसे पहले ईवीएम का इलाज करेंगे, ईवीएम का संपूर्ण इलाज। क्योंकि मैं बाबा साहब अंबेडकर का बेटा हूं। इस देश में लगी तमाम तरह की बीमारियों का इलाज किया बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान लिखकर। और जो बची कुछ बीमारियां जैसे ईवीएम, निजीकरण, कोलोजियम सिस्टम और जो तमाम तरह की बीमारियां हैं, धार्मिक अत्याचार, मॉब लिंचिंग, इसका इलाज जो है वो भीम आर्मी करेगी। इसलिए आने वाले कल में एक बहुत बड़ा आंदोलन, देश का सबसे बड़ा आंदोलन आपको देखने को मिलेगा ईवीएम के खिलाफ। मैं बहुत दिन पहले कर देता। क्या आपको मेरी शक्ति पे भरोसा नहीं है?